दुनिया का सबसे पहला और आखिरी सुपरसोनिक पैसेंजर जेट कैसे बर्बाद हुआ? क्या वजह थी कॉन्कॉर्ड को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ गया? आखिर क्या वजह थी कि कॉन्कॉर्ड क्रैश करने के पीछे? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक पेंसिल जितनी छोटी मेटल स्ट्रिप की वजह से कॉन्कॉर्ड क्रैश कर गया। लेकिन कैसे एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप की वजह से 1,10,000 kg भारी प्लेन क्रैश हो गया? Concorde was the ultimate in international travel for more than 30 years. That supersonic age ended in 2003. 25 जुलाई 2000 को एयर फ्रांस के लिए सामान्य दिन था। 2:30 पर फ्लाइट 4590 डिपार्चर के लिए रेडी हो रही थी। इसमें करीब 100 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन के कैप्टन 54 ईयर के क्रिस्टिन थे। फ्लाइट 4590 पेरिस से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। कॉन्कॉर्ड दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर जेट था। यह पूरा अटलांटिक ओशन 3.5 घंटों में पार करता था। इसके कंपैरिजन में बाकी कमर्शियल फ्लाइट को 7 से 8 घंटे लगते थे। कॉन्कॉर्ड साउंड की स्पीड से भी 2 गुना तेज उड़ान भरता था। इसके पीछे इंजीनियरिंग का कमाल था। कॉन्कॉर्ड का विंग स्पैन डेल्टा शेप का था, जो कि खासकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में देखा जाता है। इसे पावर देने के लिए रोल्स रॉयस के 4 टर्बोजेट इंजन लगाए थे। ये इंजन खासकर कॉन्कॉर्ड के लिए डिजाइन किए गए थे। डेल्टा विंग शेप की वजह से इसे टेक ऑफ करने के लिए 280 नॉट की स्पीड चाहिए। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बाकी प्लेन्स को सिर्फ 180 नॉट का पे है। सुपरसोनिक स्पीड पर कम एयर ट्रैक हो, इस वजह से कॉन्कॉर्ड की नोज लंबी है। इसलिए कॉन्कॉर्ड टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपनी नोज नीचे करता है, जिससे पायलट को अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अपने 30 साल के सर्विस में 5710 कॉन्कॉर्ड के टायर बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन उनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। टायर इतनी तेजी से फटते थे कि उनकी रबर के टुकड़ों की वजह से फ्यूल टैंक डैमेज होता था, क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह कॉन्कॉर्ड का फ्यूल टैंक उसके विंग में था। टायर फटने की प्रॉब्लम को इंजीनियर ने काफी हद तक कम किया था। मेंटेनेंस और लगेज इशू के कारण फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। आखिरकार 4:42 पर फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गई। दोनों पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर सब काफी एक्सपीरियंस थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद उन्होंने टावर से रनवे पर जाने की परमिशन मांग ली। टावर ने कॉन्कॉर्ड को रनवे 26R पर जाने की परमिशन दी। रनवे 26R पेरिस एयरपोर्ट का सबसे लंबा रनवे था, करीब 4215 मीटर। कॉन्कॉर्ड को टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे चाहिए था। कॉन्कॉर्ड टैक्सीवे से होकर रनवे पर आ गया था, पर उसके पहले कॉन्टिनेंटल एयरलाइन का DC-10 टेक ऑफ करने के लिए तैयार था। जैसे ही DC-10 ने टेक ऑफ कर लिया, उसके राइट इंजन से एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप रनवे पर आ गिरी। DC-10 और कॉन्कॉर्ड के टेक ऑफ में इतना कम टाइम था कि रनवे इंस्पेक्शन करना मुश्किल था। अब बारी थी कॉन्कॉर्ड के टेक ऑफ की। टावर से परमिशन लेकर अपने इंजन थ्रस्ट बढ़ाने लगे। चारों इंजन अपने फुल थ्रस्ट पर थे। थोड़ी ही देर में फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बताया चारों इंजन सही से काम कर रहे हैं। 35 सेकंड पर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को VMN का सिग्नल दिया। इसका मतलब है अभी इस टेकअप को कोई अबॉर्ट किया नहीं जा सकता। करीब 1700 मीटर का रनवे क्रॉस कर चुका था। 4:43 पर कॉन्कॉर्ड थोड़ा सा लेफ्ट टर्न हो गया। ये सब कुछ फ्लाइट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। कॉन्कॉर्ड का लेफ्ट टर्न DC-10 के मेटल स्ट्रिप की वजह से हुआ था। जैसे ही टायर मेटल स्ट्रिप के ऊपर से गुजरा, टायर फट गया। फटे हुए टायर के टुकड़ों की वजह से लेफ्ट साइड के फ्यूल टैंक में लीकेज हो गया। फ्यूल की वजह से लेफ्ट के दोनों इंजन में आग लग गई। जैसे ही आग लग गई, धुएं की वजह से लेफ्ट के दोनों इंजन बंद पड़ गए और प्लेन लेफ्ट की तरफ झुकने लगा। दोनों इंजन फेल होने की वजह से कॉन्कॉर्ड ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाया। 4:44 पर कॉन्कॉर्ड अपना बचा कुछ एल्टीट्यूड भी मेंटेन नहीं कर पाया और पास ही के होटल पर जाकर क्रैश हो गया। इस क्रैश में करीब प्लेन में 109 और जमीन पर 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जल्द ही क्रैश साइट को सील करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ब्लैक बॉक्स की मदद से कॉन्कॉर्ड जिस जगह पर टर्न हुआ था उस जगह इंस्पेक्शन किया तो वहां मेटल स्ट्रिप मिली। जब कॉन्टिनेंटल एयरलाइन के DC-10 चेक किया गया तो राइट इंजन में से मेटल स्ट्रिप गायब थी। आखिरकार अगले साल 2003 में सेफ्टी और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से कॉन्कॉर्ड को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। A moment in a time, a lesson for eternity. One strip of metal and a legend fell from the sky. Greed, where history speaks through silence.